युग हैरानी के साथ पूछता है, आपको कैसे पता कि मेरा नाम युग है और मैं अनुराग जी का बेटा हूँ? वो आदमी अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, अरे कैसे पता नहीं होगा, तुम्हारे चेहरे में अनुराग जी की झलक जो दिखती है। बेटा तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना। इतना कहकर जगदीश घर के अंदर जाने लग जाता है। युग और अभिमन्यु भी उसके पीछे पीछे जाने लग जाते हैं। जब युग और अभिमन्यु घर के अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि घर के अंदर जगह जगह किताबें ही किताबें रखी हुई थी। सोफे पर, टेबल पर, फर्श पर, फ्रिज के ऊपर, अलमारी में, हर जगह। उन दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी घर के अंदर नहीं बल्कि लाइब्रेरी के अंदर घुसे थे। एक 60 वॉट का पीले रंग का बल्ब जल रहा था जिस कारण किताबें और पुरानी दिख रही थी। कई किताबों में तो दीमक लग गई थी। युग और अभिमन्यु घर को चारों तरफ से अच्छे से देख ही रहे थे कि जगदीश युग से कहता है, मुझे पता था बेटा, एक ना एक दिन तुम जरूर आओगे। तुम्हारे पापा ने कहा था मुझसे कि मेरा बेटा भी जगदीश तुम्हारे पास से ही अपनी किताबें पब्लिश कराएगा। तुम एक बहुत बढ़िया पब्लिशर हो। मेरा पब्लिशिंग हाउस तो बंद हो गया, पर देखना, अब तुम आ गए हो ना, तो मेरा पब्लिशिंग हाउस फिर से चलने लग जाएगा। मैं अभी भी नई शुरुआत कर सकता हूँ। बोलो, कौन सी किताब लिखी है तुमने जो पब्लिश करानी है? अगर मैं ना भी कर पाया तो एक दो पब्लिशिंग हाउस से और पहचान है मेरी, अच्छे दोस्त हैं मेरे, वो तुम्हारी बुक पब्लिश कर देंगे। अरे जब से मैं ही बोले जा रहा हूँ, तुम बोलो ना बेटा, कौन सी किताब लिखी है तुमने? युग हिचकिचाते हुए कहता है, देखिए अंकल जी, आप गलत समझ रहे हैं, मैंने कोई किताब नहीं लिखी है। युग अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही जगदीश उसकी बात को काटते हुए कहता है, लिखी नहीं है तो मतलब? लिखने वाले हो यही पूछने आए हो ना, कौन सी किताब लिखूं? इसमें क्या पूछना, वही लिखो, हॉरर कहानियां जो तुम्हारे पापा लिखा करते थे। आखिर तुम्हारे अंदर भी तो उन्हीं का खून है। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम एक शानदार किताब लिख सकते हो। युग चिढ़ते हुए कहता है, अरे अंकल जी, आप पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। हाँ कहो बेटा, माफी चाहूंगा। क्या है ना, आदत है मेरी ज्यादा बोलने की। बोलो तो, क्या बोल रहे थे तुम? युग अपनी बात को पूरी करते हुए कहता है, अंकल जी मैं कह रहा था कि मैंने कोई किताब नहीं लिखी है, ना ही मैं कोई सी किताब लिखने वाला हूँ, ना ही कभी लिखूंगा, क्योंकि मुझे लिखने से सख्त नफरत है। जगदीश फिर युग को बीच में टोकते हुए कहता है, अरे ये क्या बोल रहे हो बेटा, तुम तो खानदानी लेखक हो, तुम्हारी रगों में लेखक का खून दौड़ रहा है। आजकल तो जिसे देखो लेखक बनना है, और एक तुम हो कि तुम्हारे अंदर काबिलियत होने के बावजूद तुम्हें लिखने से नफरत है। युग कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे पता था कि जगदीश को समझाना बेकार है। जगदीश टेबल पर रखी पानी की बोतल उठाते हुए युग और अभिमन्यु से पूछता है, पानी पियोगे बेटा? युग और अभिमन्यु दोनों मना कर देते हैं। फिर जगदीश ही ढक्कन खोलकर बोतल से पानी पीते हुए युग से कहता है, बातें करते करते मेरा तो गला ही सूख गया था। वैसे अगर यदि तुम्हें किताबें पब्लिश नहीं करानी, ना ही लिखनी है, तो तुम्हें मुझसे क्या काम पड़ गया? जितना मैं अपनी जिंदगी में सीख पाया हूँ, कोई आपसे तभी मिलने आता है जब उसे कुछ काम हो। वो जमाना गया जब लोग हाल चाल पूछने के बहाने मिलते थे, अब तो काम पड़ने पर ही आते हैं। युग हिचकिचाते हुए कहता है, वो अंकल, मैं ना आपसे पापा की किताबों के बारे में जानना चाहता था। जगदीश झट से कहता है, हाँ पूछो ना बेटा, मैं तुम्हारे पापा की हर किताब के बारे में सब कुछ जानता हूँ कि कहाँ से आइडिया आया था, क्या क्या रिसर्च करी थी उन्होंने, क्या क्या परेशानियां आई थी किताब लिखने के वक्त, पात्रों के नाम कैसे लिखे, मैं सब जानता हूँ। तुम्हारे पापा मेरे साथ सब कुछ डिस्कस करते थे। हम दोनों का एक लेखक और प्रकाशक का रिश्ता बाद में बना था, पहले हम दोस्त ही थे। युग खुश होते हुए कहता है, अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात थी, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी अंकल। मैं ना पापा की यक्षिणी वाली किताब के बारे में पूछना चाहता था। जगदीश कुछ जवाब नहीं देता है। युग और अभिमन्यु हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब इसे अचानक क्या हो गया, अभी तो बहुत सारी बातें कर रहा था, जब काम की बात की तो अब चुप क्यों हो गया ये? युग फिर पूछता है, अंकल आप मुझे पापा की यक्षिणी वाली किताब के बारे में कुछ बता सकते हैं? जगदीश फिर कुछ जवाब नहीं देता है। युग अभिमन्यु से पूछता है, यार इसे क्या हो गया, ये मूर्ति बनकर क्यों खड़ा हो गया यक्षिणी का नाम लेते ही? अभिमन्यु जगदीश को ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से देखने लग जाता है और देखता है कि जगदीश के कान की सुनने वाली मशीन उसके कान से निकल गई थी। अभिमन्यु वो मशीन जगदीश के कान में लगाते हुए कहता है, अंकल कुछ बोलेंगे कैसे, पहले सुनाई तो दे, कान की मशीन जो निकली पड़ी है, रुक अभी लगा देता हूँ फिर बोलना। इतना कहकर अभिमन्यु जगदीश के कान की मशीन लगा देता है। जगदीश कहता है, माफ करना बेटा, इस मशीन के बिना कुछ सुनाई ही नहीं देता। तो क्या पूछ रहे थे तुम? युग कहता है, वो अंकल मैं पूछ रहा था कि आप पापा की यक्षिणी वाली किताब के बारे में कुछ जानते हैं क्या? युग जैसे ही ये बोलता है जगदीश के रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
वो कुछ नहीं बोलता, उसे सांप सूंघ जाता है। युग जगदीश की फिर से कान की मशीन देखने लग जाता है और मन ही मन सोचता है, कान की मशीन तो लगी हुई है, फिर ये अंकल कुछ बोल क्यों नहीं रहे? इन्हें क्या हो गया? कहीं कान की मशीन खराब तो नहीं हो गई? युग फिर पूछता है, अरे अंकल आप चुप क्यों हो गए? बताइए ना, आप यक्षिणी वाली किताब के बारे में कुछ जानते हैं क्या? यक्षिणी यक्षिणी वाली किताब? जगदीश को युग की बात सुनाई दे इसलिए युग जोर जोर से यक्षिणी का नाम लेने लग जाता है। यक्षिणी 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 वाली किताब? जगदीश युग के मुंह पर उंगली रखते हुए घबराते हुए कहता है, चुप हो जाओ बेटा, उस डायन का नाम भी मत लो, उस डायन का नाम लेना भी मौत को बुलावा देने जैसा है। जगदीश की बात सुनकर युग और अभिमन्यु एकदम चुप हो जाते हैं। अभिमन्यु बड़ी हिम्मत करके पूछता है, क्या हुआ अंकल, आप उसका नाम लेने से ही इतना क्यों घबरा रहे हो? जगदीश अपने आसपास देखते हुए कहता है, घबराऊं नहीं तो क्या बेटा, मेरे पब्लिशिंग हाउस का बंद होना और मेरे कान में मशीन लगने का कारण वही है। युग जगदीश को देखते हुए कहता है, वही है का मतलब? यक्षिणी? जगदीश युग की बात से सहमत होते हुए कहता है, हाँ बेटा, मुझे आज भी वो रात याद है। उस रात के करीब 3 बज रहे थे। मुझे तुम्हारे पापा का फोन आया था। मरने से पहले आखिरी बार बात उन्होंने मुझसे ही की थी। उन्होंने बताया था कि उन्होंने यक्षिणी पर एक किताब लिखी है जिसका पहला भाग वो लिख चुके थे और दूसरा लिखने वाले थे। मैं और तुम्हारे पापा फोन पर ही बात कर रहे थे कि तभी अचानक से फोन कट गया और सुबह खबर आई कि तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। यक्षिणी उन्हें अपना शिकार बना चुकी थी। तुम्हें पता है, उस रात फोन कट होने के बाद भी मुझे फोन के अंदर से यक्षिणी की आवाज सुनाई दे रही थी। वो बार बार एक ही बात दोहराई जा रही थी। अभिमन्यु हैरानी के साथ पूछता है, कौन सी बात अंकल? जगदीश एक गहरी सांस लेकर कहता है, मैं बार बार फोन पर हेलो बोल रहा था और फोन के अंदर से एक लड़की की फुसफुसाते हुए आवाज आ रही थी। वो कह रही थी, मैं यक्षिणी तेरी मौत, मैं यक्षिणी तेरी मौत। बार बार मेरे कान में यही आवाज सुनाई दे रही थी। फोन रखने के बाद भी यही आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मेरे कानों से खून निकलने लग गया था, जैसे उस यक्षिणी को पता हो कि मैं ही अनुराग जी से बात कर रहा था। उसी रात मेरे कान खराब हो गए थे, जिस वजह से ये कान की मशीन में लगाकर अब घूम रहा हूँ। इसके बिना मुझे कुछ सुनाई नहीं देता है। जगदीश की बात सुनकर युग और अभिमन्यु दंग रह गए थे। युग जगदीश से पूछता है, आपने कहा था कि पापा आपसे हर किताब के बारे में डिस्कस करते थे, तो उन्होंने ये भी तो बताया होगा ना कि यक्षिणी को क्या अभिशाप मिला था जिसके कारण वो मर्दों के साथ संभोग करके उन्हें मार रही थी? जगदीश कहता है, नहीं, उन्होंने मुझे यक्षिणी की किताब के बारे में कुछ नहीं बताया। इनफैक्ट यक्षिणी पहला ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके बारे में उन्होंने मुझसे कुछ डिस्कस किया ही नहीं, जैसे उन्हें मेरी कोई जरूरत ही ना हो। एक और चीज तुम्हें पता है, इस किताब को लिखने में तुम्हारे पिताजी ने बहुत मेहनत की थी। अमूमन वो कोई भी किताब 3-4 महीने में लिखकर कंप्लीट कर देते थे, पर यक्षिणी वाली किताब लिखने में उन्हें 4-5 साल लग गए थे। उन्होंने बताया था कि वो इस किताब की बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे। युग और अभिमन्यु एकचित होकर जगदीश की सारी बातें सुन रहे थे। जगदीश अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, तुम्हें पता है, मैंने और कई लोगों ने मना किया था तुम्हारे पिताजी को यक्षिणी पर किताब लिखने के लिए, पर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। ये उसी का परिणाम है कि आज ना ही तुम्हारे पापा इस दुनिया में हैं और ना ही मेरे पब्लिशिंग हाउस की कोई बुनियाद है। सब बर्बाद हो गया। न जाने कौन सा मनहूस दिन था जब मैंने यक्षिणी की किताब पब्लिश करने के लिए हाँ बोल दिया था। युग पानी गले से नीचे उतारते हुए कहता है, आपने पहले यक्षिणी पर किताब लिखने से मना किया था, पर क्यों? मना नहीं करता तो क्या करता? कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें हमें राज ही रहने देना चाहिए। अगर वो लोगों के सामने आ जाते हैं तो मुसीबत खड़ी हो सकती है। यक्षिणी की कहानी और उसका अभिशाप भी कुछ इस तरह ही है। गांव वालों ने भी मना किया था तुम्हारे पापा को यक्षिणी पर किताब लिखने के लिए, पर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। बड़े जिद्दी थे। पता नहीं क्या धुन सवार थी उन्हें यक्षिणी पर किताब लिखने की। वो सिर्फ किताब नहीं लिख रहे थे, बल्कि वो तो उसके साथ उस ग्रेवयार्ड कोठी में रह भी रहे थे। अभिमन्यु हैरानी के साथ पूछता है, उसके साथ ही ग्रेवयार्ड कोठी में रह रहे थे मतलब? जगदीश फटाक से कहता है, मतलब ये कि ग्रेवयार्ड कोठी यक्षिणी का दूसरा ठिकाना है। सारा गांव जानता था। गांव वाले तो दिन में भी वहां पर जाने से डरते थे, पर तुम्हारे पापा बड़े बहादुर थे। उन्होंने तो यक्षिणी पर किताब लिखने के लिए वहीं पर रहना शुरू कर दिया था। हैरानी तो मुझे इस बात की थी कि पूर्णिमा और अमावस्या की रात भी तुम्हारे पापा वहीं पर रुका करते थे, पर यक्षिणी ने उन्हें कुछ नहीं किया। युग कुछ सोचते हुए कहता है, अगर यक्षिणी पूर्णिमा और अमावस्या की रात पापा का कुछ नहीं करती थी तो उस यक्षिणी ने पापा को मारा क्यों? जगदीश अपना चेहरा युग के चेहरे के जस्ट सामने ले जाकर कहता है, उस किताब के कारण।
अचानक से सामने जगदीश का चेहरा देखकर युग डर जाता है। उसे लगता है जैसे ये बात जगदीश ने नहीं बल्कि उसी यक्षिणी ने कही हो। पर फिर थोड़ी देर बाद वो बड़ी हिम्मत करके पूछता है, किताब के कारण? मतलब ये कि शायद यक्षिणी नहीं चाहती थी कि अनुराग जी उस पर कोई किताब लिखे और उसके अभिशाप का राज उजागर करें। मैंने तुम्हें अभी बताया ना, कुछ गुप्त बातों को गुप्त ही रहने देना चाहिए। जितना मैं समझ पा रहा हूँ, यक्षिणी अनुराग जी को पसंद करती थी, तभी तो इतने साल तक यक्षिणी ने अनुराग जी को उस कोठी में रुकने दिया था। पर वो यक्षिणी के खिलाफ गए। उन्होंने यक्षिणी पर किताब लिख दी और अमावस्या की रात यक्षिणी ने उन्हें मार दिया। तुम्हें एक और राज की बात बताऊं मैं, जो मेरे सिवा कोई नहीं जानता? युग और अभिमन्यु दोनों एक साथ पूछते हैं, कैसी बात? जगदीश कहता है, तुम्हारे पापा बताते थे कि यक्षिणी बुरी नहीं थी बल्कि एक अच्छी औरत थी, एक दूसरे लोक से आई हुई अप्सरा की तरह खूबसूरत थी। बस उसे एक अभिशाप मिल गया था जिस कारण वो डायन बन गई थी। युग जगदीश को घूरने लग जाता है और मन ही मन सोचने लग जाता है, वाह क्या बात बताई, ये बात तो मुझे कब की पता है, पर बस यही पता नहीं चल पाया कि उसका अभिशाप क्या था। जगदीश कुछ याद करते हुए कहता है, एक और बात, तुम्हारे पापा ना यक्षिणी की बहुत तारीफ करते थे, जैसे वो उसे बहुत करीब से जानते थे। सारा गांव यक्षिणी की बुराई करता था, पर तुम्हारे पापा को मैंने कभी उसके बारे में बुरा भला कहते हुए नहीं सुना। यहाँ तक कि तुम्हारे पापा तो यक्षिणी का मर्दों के साथ संभोग करने वाली बात को भी अच्छा ही मानते थे, कहते थे सब अभिशाप के कारण है। सच कहूं तो तुम्हारे पापा यक्षिणी की इतनी तारीफ करते थे, उसके रूप का ऐसा बखान करते थे कि मुझे भी उससे मोहब्बत हो जाती थी। मुझे क्या, कोई भी मर्द उसके रूप को देखकर अपने आप को उसके जाल में फंसने से नहीं रोक सकता था। अभिमन्यु पूछता है, आपने कहा था कि अंकल जी ने यक्षिणी किताब का पहला भाग पूरा कर लिया था, तो क्या आपके पास वो पहला भाग है? जगदीश मना करते हुए कहता है, नहीं, मेरे पास वो किताब नहीं है। मेरे पास क्या, वो किताब किसी के पास नहीं होगी, क्योंकि आज तक वो किताब कभी पब्लिश ही नहीं हुई। होती भी कैसे, मेरा पब्लिकेशन हाउस जो बंद हो गया था, वो किताब पब्लिश कराने के बारे में सोचने से ही जब इतना कुछ हो गया, तो सोच कर देखो, अगर पब्लिश हो जाती तो क्या बवाल मचता। युग झट से कहता है, अगर किताब नहीं है तो उस किताब का ड्राफ्ट तो होगा आपके पास, या फिर पांडुलिपि जो मेरे पापा ने टाइप की हो, कुछ तो होगा आपके पास उस किताब से रिलेटेड। नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। अनुराग जी की मौत के बाद मैं भी ग्रेवयार्ड कोठी नहीं गया। जाता भी कैसे, अनुराग जी की तो किसी को लाश तक नहीं मिली थी। पता नहीं क्या किया था यक्षिणी ने उनके साथ। कहीं यक्षिणी मेरा भी वही हाल ना कर दे, इसलिए मैंने उस किताब पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। युग कुछ सोचते हुए कहता है, इसका मतलब यक्षिणी की किताब का ड्राफ्ट उसी ग्रेवयार्ड कोठी में होगा। यक्षिणी ने उसे कभी बाहर नहीं आने दिया। जगदीश युग की बात से सहमत होते हुए कहता है, हाँ वो ड्राफ्ट वहीं पर होगा, पर बेटा मेरी बात मानो तो वो ड्राफ्ट वहीं पर रहने दो, उसके पीछे मत पड़ो और अपने शहर वापस चले जाओ, वरना तुम्हारी जान को भी खतरा है। युग कहता है, नहीं अंकल, मैं ऐसे वापस नहीं जा सकता, और मैं वापस जाने नहीं आया हूँ। मैं तो यहाँ पर आया हूँ हमेशा के लिए। जिस अभिशाप को मेरे पापा उजागर करना चाहते थे, वो राज मैं उजागर करके रहूंगा। मेरे पापा का सपना पूरा करना ही अब मेरा सपना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतना सब कुछ बताने के लिए। जगदीश हंसते हुए कहता है, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। पर हाँ बेटा, यदि कभी तुम्हारा मन हो किताब लिखने का तो जरूर बताना। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह तुम्हारे पापा की किताब की बदौलत मेरा पब्लिशिंग हाउस चलता था, ठीक उसी तरह तुम्हारी किताबों की बदौलत भी फिर से चल सकता है। युग कहता कुछ नहीं, बस हाँ में अपना सिर हिला देता है। युग और अभिमन्यु वापस से ग्रेवयार्ड कोठी जाने के लिए निकल जाते हैं। शाम होने लगी थी, जिस कारण अंधेरा होने लगा था। इस बार भी युग बाइक चला रहा था और अभिमन्यु पीछे बैठा हुआ था। युग उदासी के साथ कहता है, यार कुछ हाथ ही नहीं लगा, जैसे खाली हाथ गए थे वैसे ही खाली हाथ वापस आ रहे हैं। अभिमन्यु फटाक से कहता है, हम खाली हाथ वापस नहीं आ रहे हैं युग, बल्कि एक बहुत ही जरूरी चीज के बारे में हमें पता चला है। युग मुंह बनाते हुए कहता है, किस बारे में? सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी